वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे लोकतंत्र के महापर्व की, जिसके लिए कहा जा रहा था कि 10 तारीख, ये आज 10 तारीख है और 10 तारीख को जो निर्णय आ रहे हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। लगातार जिस पर सुबह से ही हमारी नजर बनी हुई है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अंबिकानंद साहे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ अंबिकानंद साहे जी। बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, बहुत सारे चुनाव आपने कवर किए हैं। अगर इस बार की बात करें तो सारे नतीजे आपके सामने। जो रुझान जिसको लेकर कल तक बहुत बड़ा हंगामा था कि ये जो रुझान है ये सब मैनेज हैं, ये गलत हैं, लेकिन वही रुझान अब सामने भी दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप, आखिर क्या चला? वो कौन सा जादू है जो इस चुनाव में चला? चाहे उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, या गोवा की बात हो, मणिपुर की बात हो। अंबिकानंद जी। देखिए संजय जी, आपने सारे प्रश्न इकट्ठे पूछ लिए हैं जी अब दो दो मिनट टाइम दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं टाइम सब पूरा चीज देंगे जी। जी जी मैं सब चीज बताता हूं। देखिए, पहले उत्तराखंड से शुरू करते हैं। जी वहां हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी अब लगता है कि बूढ़ी हो गई है। जी इस कारण से मैं कह रहा हूं कि वो आज से नहीं, 25, 30, 40 वर्षों से लगातार जिस किसी रीजनल लीडर के पैर धरती पे जमे होते हैं उसको वो बर्दाश्त नहीं करती है। पंजाब में भी आपने देखा, अच्छा भला कैप्टन साहब चला रहे थे, उनको उन्होंने बेइज्जत किया, उनका माल धूल धूसरित किया। आपके उत्तराखंड में क्या हुआ? हरीश रावत जी को जितनी अंडर कटिंग हो सकती है कांग्रेस नेतृत्व ने किया और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। बावजूद इसके कि उत्तराखंड में कांग्रेस के तो सबसे बड़े चेहरे आज नारायण दत्त जी तिवारी के बाद वही है। तो अगर आप लोकल लीडरशिप का मान मर्दन करेंगे, जहां आपको उनका मान बढ़ाना चाहिए था, तो यही स्थिति होती है। अच्छी खासी जीतने वाली स्थिति थी और भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस हार गई। ये तो रहा संक्षेप में पंजाब और उत्तराखंड का हाल जी। अब उत्तर प्रदेश पे आइए कि देखिए, तरह तरह की बातें हो रही थी और हम लोग एक छोटी सी बात भूल गए। जितने बड़े बड़े एनालिस्ट थे कि कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, सब यही कहते रहे। ये जो परिणाम आए हैं ये कांटे की लड़ाई वाली नहीं है, एक तरफा भी नहीं है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की है। और उसके 3-4 कारण हैं। सर्वप्रथम जो इशू अंततः क्लिक किया वो था बुलडोजर, जी कानून बिल्कुल। व्यवस्था। और लगातार इस बात को सब कह भी रहे हैं कि जो बुलडोजर था वो चला, वो चलता हुआ दिख रहा है। बुलडोजर चला, यानी कि कानून व्यवस्था पर लोगों ने मत दिया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उसी जी। पे दिया। यस, वरना नोएडा जैसी जगह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, 85-90 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां आगे नहीं हो सकती है जी है ना। अब आइए कि ये बुल वर्सेस बुलडोजर में तो खैर बुलडोजर जीते ही गया। अच्छा अंबिकानंद जी, एक सवाल और ले रहा हूं आपसे। ये जी जो महिला मतदाता की बात अभी चली थी बीच में, और जिसे जी लेकर लगातार कहा जा रहा था, और उसकी बातों को बहुत सारे लोगों ने एक तरीके से देखा जाए तो ये नकार सा दिया था, एक विपक्ष ने, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप नतीजों की तरफ जाएं तो जी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जहां लड़ाई तो है, लेकिन आश्चर्यजनक जीत फिर भी बीजेपी की होती दिख रही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जो योगी जी का गृह क्षेत्र है गोरखपुर, जी जो 6th फेज में चुनाव हुआ, छठे, तो छठे फेज में 11 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा था महिलाओं का पुरुषों के बनस्पत। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो महिला वोटर हैं, यहां भी वही
इशू काम किया है बुलडोजर। महिला को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और दूसरा जो गरीब महिलाएं हैं उनको अनाज चाहिए जी। ये दोनों चीज मिल गई, अनाज भी मिला और घर भी मिला। घर भी मिला तो लाभार्थी। अब एक चीज और इसमें पैन इंडिया एक्सेप्ट पंजाब, पंजाब एक अपवाद है जी। उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा कि देखिए हम माने या ना माने, देश ये स्वीकार कर चुका है कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं और हम लोग जातीय समीकरण पे लगाते हैं कि इतना परसेंट जाट, इतना परसेंट गुजर, इतना परसेंट मुस्लिम, ये हम लोग आंकलन में लगाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा वोट बैंक एक मोदी बैंक है, वो बन गया है। हम पसंद करें न करें और विपक्षी दल इसको माने या ना माने, मोदी वोट बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा बिल्कुल अंबिकानंद जी, ये बहुत बड़ी बात की आपने। मोदी में लग भी रहा है क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूपी में योगी मोदी जो एक जादू था वो चलता दिख रहा है। हमारे साथ ज्ञानेंद्र कुमार भी हैं उत्तराखंड से। ज्ञानेंद्र जी, क्या से क्या हो गया? कहां तो लगातार कांग्रेस बाजी मारती दिख रही थी और कहां बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, लेकिन इस बार ज्ञानेंद्र जी एक और वहां पर नजारा देखने में आ रहा है कि जो बड़े नाम थे, जो कहते थे कि हाँ हम हैं, हमारे बिना कुछ नहीं, वही फंसते नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे जी? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड जुड़ चुके हैं, त्रिवेंद्र रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। जरा एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या रहा। हम इस वक्त जो डोईवाला से प्रत्याशी हैं बृजभूषण गैरोला, उनके समर्थकों के बीच में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ मौजूद हैं। खासतौर पे आप देख सकते हैं कि उत्साह कहीं न कहीं वो दिख रहा है यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत करेंगे। रुझान लगातार भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल के कार्य है, एक ईमानदार सरकार जो राज्य में दी है, आज उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है और जो भ्रष्टाचार विरोधी श्रेय किसको देना चाहते हैं आप इस जीत को? श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, जीत का सबसे बड़ा श्रेय इस प्रदेश की जनता को है जिसने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है। हमारे नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी, डबल एम फैक्टर, मोदी मैजिक, ये उत्तराखंड में चला है और जो एक ईमानदार सरकार यहाँ पर देने का काम किया, जो हमने जनता से वायदा किया था, जनता से जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनको जब पूरा करने का काम किया है, उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बना रही है। डोईवाला से आपकी प्रतिष्ठा दांव पे थी और जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार डोईवाला से आप आगे चल रहे बृजभूषण गैरोला जी। देखिए, लोकतंत्र है, कभी भी लोकतंत्र, जब हम ये प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो ये एक तरह से लोकतंत्र का मैं उसको खिलाफ मानता हूँ। हमारे प्रत्याशी, सुयोग्य प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से उतारा है। उस क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। वहाँ पर जो विकास हुए हैं उन विकास कार्यों पर डोईवाला विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने मुहर लगाई है और आज हमारे जो बृजभूषण गैरोला हैं प्रचंड बहुमत के साथ, मैं समझता हूँ कि राज्य की सर्वाधिक लीड से जीतने वाली सीट अगर कोई है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि डोईवाला है। तो मैं डोईवाला की जनता को धन्यवाद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। चलिए ज्ञानेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरीश रावत अपनी सीट हार चुके हैं। देखिए, जनता के निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र ये कहता है कि जनता का मत है, जनता अपना सोच समझ करके और मतदान करती है, तो जनता पर विश्वास करना चाहिए और जनता ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र, बिल्कुल जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और जनता ने जो निर्णय दिया है वो सबके सामने है। ज्ञानेंद्र जी, जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू की हार हुई है। देखिए, दूसरा बड़ा चेहरा, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर और अब अमृतसर ईस्ट से सिद्धू की हार हुई है अब की बार। और एक और बड़ी खबर, अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया
उनकी भी हार हुई है। वहां आपकी जीवन जोत कौर ने जीत दर्ज की है। देखिए इस बार के चुनाव में उलटफेर, बड़े बड़े चेहरे हारे हुए दिख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की हार हुई है, बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि लगातार सिद्धू वो चेहरा थे जिन्हें लेकर पूरा पंजाब लगातार गर्म रहा है। चुनाव के अंदर अगर चर्चा पंजाब में थी तो वह सिद्धू को लेकर थी। लगातार बड़ी खबरें। एक और बड़ी खबर अब हमारे बीच आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में चुनाव परिणाम को लेकर एक बड़ी खबर, काला ढूंगी से बंशीधर भगत की जीत। जी हां, काला ढूंगी से मंत्री जो थे बंशीधर भगत, उनकी जीत हुई है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि काला ढूंगी की जो सीट है वो भी मुकाबले में फंसी हुई नजर आ रही थी। बताया जा रहा था कि कांग्रेस से वहां कांटे की टक्कर है, लेकिन नहीं, काला ढूंगी से बंशीधर भगत की जीत हुई है। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बड़ी बड़ी खबरें इस बार इस चुनाव में देखने को मिल रही है, और खासकर उत्तराखंड में तो ज्यादा ही बड़ी खबरें आ रही हैं। हरीश रावत अब की बार फिर चुनाव लूज कर गए। देखिए, एक कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मैं खराब प्रदर्शन का, जो कि बिल्कुल मतलब कहीं से भी अपेक्षा नहीं थी इन परिणामों की कि इतनी बुरी तरह हार की तरफ कांग्रेस बढ़ेगी, तो उसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण वजह मैं मानता हूं, एक तो जो ये हरीश रावत जी की आज की हार है। हरीश रावत जी को पहले रामनगर से टिकट दिया गया, फिर उनके मतभेद सामने आए तो लालकुआं भेज दिया गया। ये सब जो चलता रहा बवाल, इसने थोड़ा सा मतलब जो कैंडिडेट थी लालकुआं की घोषित जो महिला, तो उनको भी टिकट मतलब उनका हटाया, तो वो निर्दलीय लड़ने चली आई। ये सब जो स्थितियां हुई हैं, इसका कांग्रेस ने बहुत खामियाजा उठाया है। और दूसरी एक चीज़ जो मैंने बिल्कुल चुनाव के तुरंत बाद कही भी थी और लिखी भी थी, वो ये था कि जो कांग्रेस थी वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई थी। और उत्तराखंड में क्या, पूरे देश में ही कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ नेता तो बहुत हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का अभाव है। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन पहाड़ की बहुत सारी जगहों से ये रिपोर्ट्स मेरे पास थी, बहुत सारी ऐसी इनपुट्स मेरे पास थी कि जो कांग्रेस के पोलिंग बूथ्स पे जो एजेंट्स थे या जो कार्यकर्ता वहाँ होने चाहिए थे, वो मौजूद ही नहीं थे और वो कहीं ना कहीं गायब हो गए। तो जब और बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत है भाजपा का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, अगर आप देखें तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो बहुत कम है। अब जैसे गदरपुर में अरविंद पांडे जो मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री थे, और वो जीते हैं चुनाव, वो मात्र 2600 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टक्कर तो बराबर की थी, ये बात तो सभी कह रहे थे ज्ञानेंद्र जी कि इस बार टक्कर वहां कांटे की है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई कांग्रेस। और दूसरी चीज ये जो मैं सबसे बड़ी समझता हूं कि मोदी जो फैक्टर है जी, ये उत्तराखंड में काम करा है, वरना स्टेट गवर्नमेंट के काम ऐसे नहीं थे कि जिसके आधार पे वो वोट मांग सकती। नहीं, ये बात तो अंबिकानंद साई जी भी कह रहे हैं कि जो डबल है मोदी मैजिक भी असर करा मोदी में, ये बात तो सभी कह रहे हैं। अंबिकानंद साई जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि देश में जो वोटर है वो मोदी में हो चुका है। इस तरीके के परिणाम सामने दिख रहे हैं। मैं एक बार हमारे जो सहयोगी हैं राजकुमार चौधरी लखनऊ से, उनके पास भी चलते हैं। लखनऊ की क्या तस्वीरें हैं राजकुमार, क्या लग रहा है लखनऊ में अब? बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं सीधे जोड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है और मुख्यालय में पूरा सुबह का जो दौर था, जब तक बैलेट जो पेपर थे, पेपर पे जो वोट होती है वो वोट जब तक नहीं गिनी गई थी, उसके बाद से जिस तरीके का माहौल यहाँ बना। राजकुमार, अभी आपने वहाँ बुलडोजर की तस्वीर भी दिखाई, उसी में बुलडोजर की तस्वीर भी थी अभी वहाँ पे राजकुमार। बिल्कुल निश्चित तौर पर जरा एक बार दिखाएंगे दर्शकों को। धीरे धीरे आगे निकल गए। बिल्कुल संजय जी, मैं एक बार फिर उसको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वो जो बुलडोजर है, अगर उस बुलडोजर को देखा जाए तो तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर आगे उस चौराहे पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये विधानसभा के पास का एरिया है। बिल्कुल विधानसभा के ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। और ये जो बुलडोजर है, इस बुलडोजर के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मैसेज ये देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसको पूरे लखनऊ में घुमाने की योजना है, ताकि कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह और एक मैसेज जाए और इसको
कहीं ना कहीं हालांकि सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी चाक चौबंद कर दी गई है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आसपास का, ताकि कहीं कोई किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है। संजय जी, एक और अपडेट दूं मैं, जिन थर्ड जेंडरों को हमेशा हे दृष्टि से देखा जाता है, उनका अभी एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर आया और उन्होंने निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहीं ना कहीं उन्होंने उन्हें अपना कलयुग का राम बताया कि जिसने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। तो ये जो भावनाएं हैं राजनीति में, जो भावनाओं का जो जगह बनी है, उस जगह ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मनोबल जो दिया है और उसका ये सराबोर, उसका ये जश्न होता हुआ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल राजकुमार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आज लखनऊ बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं निरंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। निरंजन जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है निरंजन जी कि जो बसपा सरकार बनाने की स्थितियों में होती थी और लगातार आप देखेंगे कितने चुनाव बसपा की एक स्थिति थी, लेकिन इस बार बसपा सिमट गई। आप कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो थी ही नहीं यहां पर, लेकिन बसपा सिमट गई। तो कहीं ना कहीं जो बात हो रही थी कि जो बसपा का वोटर है वो वास्तव में बीजेपी की तरफ को खिसकता दिखा है, क्योंकि जो आकलन है वो यही दिख रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या देखेंगे इसमें जी? देखिए संजय जी, मैं कई बार ये बात आपके चैनल पर भी कह चुका हूं कि भारत की राजनीति अब बदल रही है। भारत का जो एक आम नागरिक है वो जागरूक हो रहा है, क्योंकि आज जो जनता है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है जी। और आप इसके अंदर केवल बसपा को ही नहीं, आप किसी भी जातिवादी जो राजनीति के जो छत्रप थे, इस बार आप देख लीजिए, चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, चाहे आप ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, चाहे और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस जो चढ़ गए वो तो बेहतर नहीं पार कर गए, लेकिन जो केवल अपनी जाति के आधार पे जो राजनीतिक छत्रप बने हुए होते थे, अभी आपने देखा जो भाग कर दिखाते थे कि हम जहां जाएंगे वहां पलटाबारी होगा। एक ठेकेदारी प्रथा जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा जी 8% वोटों का मालिक मैं हूं, मैं जहां कहूंगा वहां पे ये जाएंगे। तो आज उस चीज के अंदर कहीं ना कहीं परिधा लग गया है, क्योंकि कोई भी जाति अब किसी की जड़ खरीद गुलाम नहीं है। उसके लिए जो आदमी कार्य करेगा, उसके अंदर जो आदमी विश्वास उत्पन्न करेगा, उनके लिए जो आदमी खड़ा रहेगा, वो केवल उसी के साथ वोट करेंगे, उसी के लिए वोट करेंगे। तो आज केवल बहुजन समाज पार्टी नहीं, आप देखे होंगे चंद्रशेखर रावण है, कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सी सीट पे आपको वो कंटेस्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। आपने देखा होगा इन्होंने दलित मुख्यमंत्री लगा करके इन्होंने पंजाब के अंदर कांग्रेसियों ने एडवांटेज लेने की कोशिश करी। कहां रहे वो दलित मुख्यमंत्री? स्वयं वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं अपनी खुद की सीट के ऊपर। तो देखिए संजय जी, भी थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था, आज भारत की राजनीति बदल रही है। आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि हरीश रावत और इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और एक और बड़ी खबर आ रही है निरंजन जी पंजाब से। इस वक्त की बड़ी खबर है पंजाब से, एक बड़ी खबर, चरणजीत सिंह चन्नी, देखिए बहुत बड़ी खबर है, दोनों सीटों से चुनाव हारे, चमकौर साहिब और भदौर सीट पर हार हुई है उनकी। ये एक बड़ी खबर है जिनके लिए कहा जा रहा था। और एक और बड़ी खबर, जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल, वो भी चुनाव हारे। देखिए बहुत बड़ी खबरें, इस बार की बड़ी खबर, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री, जिनके लिए कहा जा रहा था कि एक नया प्रयोग, जिनको ये लेकर बोला जा रहा था कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ा प्रयोग किया है कांग्रेस ने, हार गए चुनाव, दो सीटों से चुनाव हारे। और उसके अलावा सुखबीर सिंह बादल, वो भी चुनाव हारे। और साथ में संजय जी, आप इस चीज के भी इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि ये इतने बड़े बड़े जो छत्रप हैं, इतने बड़े बड़े जो किले हैं, ये हार किससे रहे हैं? पंजाब के अंदर अगर बात करेंगे जी, तो उन लोगों को कदाचित हम उनका नाम तक आज से पहले हमने नहीं बिल्कुल सुना। नीरज जी, कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि लोग त्रस्त हो गए थे, वो कुछ चेंज चाहते थे। वो नहीं चाहते कि जिस तरीके की ठेकेदारी प्रथा चली है और ये जो ठप्पे वाली है कि ये मेरी मोहर है, ये लोग मेरे हैं, शायद उससे लोग अब पिंड छुड़ाना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से दूरी बनाना चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है नीरज भाई। नीरज जी, क्योंकि उत्तराखंड आप लगातार घूमे हैं, लगातार आप सब जगह सक्रिय रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो परिणाम है वो आश्चर्यजनक है
और आप देखिए बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं चुनाव भाई। तो जो बात कही जा रही थी कि कांग्रेस गुटबाजी में उलझी हुई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है, वो सिद्ध होती दिख रही है। नीरज जी। हाँ, गोस्वामी जी, देखें कि चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर वोटिंग तक, मतलब हमने बहुत नजदीक से चुनाव को देखा और चुनाव में जो मुद्दे थे, जो विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया, जो असल मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, बढ़ती महंगाई की बात हो, यहाँ जो पॉलिटिकल अस्थिरता की बात हो, या और जो बड़े मुद्दे थे, यहाँ पर बहुत सारे किसानों की समस्याएं, ये सब मुद्दे थे। इन सब मुद्दों को लेकर नीरज भाई एक मुद्दा और था, सूतना कपास, और वैसे सब में लट्ठम लट्ठा। हाँ, मुख्यमंत्री सब बनना चाह रहे थे वहां। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा, पॉलिटिकल अस्थिरता तो इस राज्य के लिए एक ऐसा दंश बन गई है जिससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक ये थी, आप देखें ना कि बीजेपी के 5 साल के प्रचंड बहुमत के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री और 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। तो ये सब मुद्दे थे और इन सब मुद्दों की वजह से हमें भी दिखता था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट के खिलाफ है और मुकाबला जो है 2017 की तुलना में 2022 में दोनों दलों में, बीजेपी कांग्रेस में, बहुत नजदीक का मुकाबला होगा। हारे जीते कोई भी, लेकिन बहुत आमने सामने की फाइट होगी। लेकिन जब वोटिंग हो गई और अब जैसे रुझान आने शुरू हो गए, तो उस रुझान को देखकर ये लग रहा है, कल भी हमने चैनल पे बैठकर बात हो रही थी कि अगर बीजेपी वहां जीतती है तो उसकी क्या वजह होगी, उसके क्या बड़े कारण होंगे। तो सीधे से उसके कारण मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ गोस्वामी जी, वो ये समझ रहा हूँ कि एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता। और एक और है नीरज भाई, अगर आप वहां देखें कि संघ की सबसे बड़ी नजर जो थी उत्तराखंड पे थी, खुद बीएल संतोष जी वहां पर लगातार मीटिंग लेते रहे। और एक और बड़ी अपडेट पंजाब से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रकाश सिंह बादल, देखिए ये एक और बड़ी खबर, लंबी सीट से चुनाव आ रहे प्रकाश सिंह बादल, ये बड़ी खबर है। आप देखिए पंजाब के अंदर इस बार किस कदर लोगों के अंदर गुस्सा था कि सारे चेहरे, वो चेहरे जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी, या हम ये कहेंगे कि वहां पर कुछ भी चीजें जो चल रही थी लोगों की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, और उन्होंने जिस तरीके की बात आ रही थी कि लोग बहुत नाराज हैं, और वो नाराजगी साफ दिख रही है। जी नीरज भाई, देखिए अब की बार तो कमाल ही हो रहा है, सारे बड़े चेहरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। और मैं कह रहा था आपको नीरज भाई, यहां संघ की बात को कह रहा था, उस पर आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीएल संतोष जी लगातार बैठकों पे बैठक उत्तराखंड में कर रहे थे, तो अपने आप में नजारा था कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर संघ की नीति कुछ खास है। और जिस तरीके से अजय कुमार जो वहां संगठन महामंत्री हैं, वो लगातार बूथ बूथ पे जाकर मीटिंगें कर रहे थे, तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है मैनेजमेंट। और वहीं कांग्रेस में केवल मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इस पर वहां विवाद चल रहा था। देखो, वजह 2 थी। वजह एक ये थी कि गोस्वामी जी की बीजेपी को पता है कि हमें जो 2017 में जो लोगों ने सम्मान दिया, जो मान दिया हमारे को, उस साख को हमने बचाना है। और जो पिछले 5 साल में बहुत सारी चीजें बदली, 3 चीफ मिनिस्टर बदले, और जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारे मुद्दों को लेकर मैंने बताया आपको, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, देवस्थानम बोर्ड था, और कोविड के दौरान जो हेल्थ सर्विसेज को लेकर अव्यवस्थाएं रही, ये बहुत सारे मुद्दे थे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी अलर्ट मोड पे थी। उसको मालूम था कि एंटी इनकम्बेंसी क्योंकि रूल वो कर रही है और उसके खिलाफ के सारे मुद्दे उठ रहे हैं और बन रहे हैं चुनाव में। ये तो वो उसकी काट के लिए उन्होंने तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। और बीजेपी, मैं हमेशा मानता हूँ कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी हमेशा बहुत ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, चाहे वो ब्लॉक से लेके विधानसभा। एक और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नीरज भाई आपको रोक रहा हूं, यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक बीजेपी से मंत्री थे, वो जीत गए हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रजेश पाठक जो मंत्री थे वो चुनाव जीत गए हैं लखनऊ कैंट से। एक और पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, पंजाब से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मोगा से मालविका सूद भी हारी, ये एक बड़ी खबर है। अभिनेता सोनू सूद की बहन है मालविका, लगातार इस सीट पर बड़ी चर्चा थी, लेकिन वो भी चुनाव हारी। इस बार लोगों ने बड़े चेहरों को नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है।
और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हैं। प्रेम कुमार जी, अगर आप देखें चुनाव के अंदर बड़े बड़े चेहरों को नकारा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इस बार जो जनता का मूड है वो कहां है? हाँ, निश्चित रूप से जनता ने जो चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं उसके निहितार्थ भी हैं। आप देखिए, पंजाब से खबर दे रहे हैं बादल परिवार का सफाया हो रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरा थे, दोनों सीटों से हार जाते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस से हरीश रावत हार जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे थे, उनके भी हारने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं, आप डिप्टी सीएम केशव मौर्य को देख रहे हैं कि वो भी हार की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अपडेट मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे चल रहे थे वो भी। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी छोड़कर आए थे, उनको जनता ने बहुत पीछे, वो हार के लगभग वाला फिगर है, इतना बड़ा मार्जिन एस्टैब्लिश्ड है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि राजनीति की खास प्रवृत्तियां जो कि पसंद नहीं है, जिनको कि जनता ने पसंद नहीं किया, वो साफ दिख रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम एक बात कहना चाहेंगे कि यहाँ जो चुनाव दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट परसेंट को पहले से थोड़ा बेहतर कर लिया। तो लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर किया उनके गठबंधन में। तो हुआ क्या है पूरे इलेक्शन में कि इस बार दोनों के नारे चले, या तो राशन प्रशासन भी चला, और वो जो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाए, चाहे खुला सांड वाला मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या ओल्ड पेंशन का हो, वो भी चला। इसी वजह से जो 22% पर समाजवादी पार्टी थी, आज बढ़ करके गठबंधन के साथ 35% पर और अपने दम पर 32% के करीब दिख रही है। तो फर्क क्या हुआ? समाजवादी भी बढ़ी, बीजेपी भी बढ़ी। तो हुआ क्या? चमत्कार हुआ बीएसपी के तरफ से। बीएसपी को जो 23% वोट था, वो इस बार घट के 12% से थोड़ा ज्यादा होता हुआ दिख रहा। अभी फाइनल फिगर आएगा, लगभग यही ट्रेंड आगे चल रहा है। तो ये जो 12% का फर्क है और एसपी और बीजेपी के बीच में 10% का फर्क है, इसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। हमने लगातार विश्लेषण किया था, हमने ये कहा था प्रेम कुमार जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी की जो चाबी है, जो ताले की चाबी है, जो सीट का जादुई आंकड़ा है, वो बसपा है, उसकी तरफ से जो मत आया कहीं ना कहीं ये उधर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी बात को सब लोग पहले से कह रहे थे। देखिए, हम ये एनालाइज कर रहे थे कि बीजेपी के साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब वोट टर्नआउट घटता है तो बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरता है, और टर्नआउट बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। ये हमने बहुत सारे चुनाव के आंकड़ों रख करके हमने बताया। इस बार भी ये फैक्ट एस्टैब्लिश्ड है, टर्नआउट घटा तो बीजेपी को नुकसान हुआ। ये नुकसान और भी ज्यादा होता अगर बीएसपी ने सरेंडर नहीं किया होता, या अंदर खाने की पता नहीं अंडरस्टैंडिंग है कि बीएसपी क्यों नहीं दम से लड़ी, या क्या बात है। चलिए, बिल्कुल ये प्रेम कुमार जी बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छे आंकड़े रखे। हमारे साथ अंबिकानंद साहे जी भी हैं। अंबिकानंद साहे जी, क्योंकि लगातार देखिए आप पिछले 2-3 दिनों से ईवीएम मशीन को लेकर बहुत बड़ा बवाल चल रहा था, उसके अलावा एग्जिट पोल को लेकर भी लगातार उसी तरीके की बातें उठ रही थी। और आप यहां देखेंगे कि जो गठबंधन हुए और उन गठबंधनों में लोग बड़ी तेजी से इधर से उधर भागे, और आज जो उन लोगों की स्थिति है वो भी आपके सामने, लगभग जितने भगोड़े थे उनकी स्थितियां सब जगह फंसी हुई दिख रही है या वो हारते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो अब जो चुनावी जो माहौल बना है, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उसके अलावा पंजाब में भी मैं आपसे इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि आप पंजाब में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। पंजाब के अंदर जो बड़े चेहरे थे, जो कहीं ना कहीं उस तरीके की स्थितियों में थे कि नहीं यार ये एक बहुत बड़े चेहरे हैं, चाहे वो कैप्टन साहब हो, चाहे वो बादल साहब की फैमिली हो, चाहे वो चन्नी साहब हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सिरे से नकार दिया जनता ने। तो ये जो नया बदलाव है इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका संजय भाई जी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जनता अब डिलीवरी चाहती है। और मैं जो एनालिसिस हुई है उससे अलग हट के एक बात बताना चाहता हूं जी, कि गौर फरमाइए
कि एक तरफ तो कोई इमेजिन कर सकता था कि लांबी से सरदार प्रकाश सिंह बादल हार जाएंगे। जी, ये एक बड़ी बड़ी बात है। पटियाला से अमरिंदर सिंह हार जाएंगे, अमृतसर से नवजोत सिद्धू हार जाएंगे। तो अब लोग बड़े नाम से प्रभावित नहीं होते हैं और न जातीय गोलबंद से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पहले बहुत अच्छे से निरंजन भाई ने, नीरज भाई ने, प्रेम जी ने सब अच्छे से एनालाइज करके बताया कि वो भारत बदल चुका है। अब देखिए पंजाब में हुआ क्या है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। इसको समझने का प्रयास करिए संजय भाई जी, कि अरविंद केजरीवाल को हम लोग पसंद करें न करें, लेकिन वो डिलीवरी बॉय बन गए हैं। दिल्ली का एग्जाम्पल देखिए, फ्री बिजली दे दिया, बोला और दिया, बन गए हैं। फ्री- आप ये देखिए फ्री- अंबिकानंद जी, पंजाब जी। के अंदर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। जी जी, और उसने कहा फ्री पानी दे दिया। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति दिल्ली में बहुत बेहतर हो चुकी है जी, और वो टक्कर ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल से जो लाखों लाख फीस लेते हैं। अस्पताल की व्यवस्था बेहतर हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक्स बन गए हैं। तो अब देखिए, और जहां भी आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो भारी जीत उसकी होती है। नहीं, कहीं ना कहीं अंबिकानंद जी ऐसा नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जो जगह है वो लेती दिख रही है, धीरे धीरे कर बढ़ रही है, एकदम उससे कछुआ चाल से। उससे आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे पंजाब की जातीय समीकरण को समझिए जी, सबसे अधिक जनसंख्या। एक और साहिब जी, एक बड़ी उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत चुनाव जीती, हरीश रावत की बेटी है और भारी भरकम वहां पर जो कैंडिडेट थे, यतीश्वर आनंद जी मंत्री थे सरकार में, उसके अलावा उन्होंने हरीश रावत को हराया था पिछली बार, लेकिन इस बार हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत चुनाव जीत गई है। यह एक बड़ी खबर है, बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं अब की बार। जी साहिब साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पंजाब में एक तरफ तो बड़े नाम हार रहे हैं जी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के आम लोग जिसका नाम कोई नहीं जानता है। आप कल्पना करिए कि अमृतसर से मजीठिया भी हार जाएं जी। और नवजोत सिद्धू भी हार जाएं जी, और सुखबीर उनको सिंह बादल भी हार जाएं। जी, बादल भी हार जाए, और हराने वाले लोग बिल्कुल आम आदमी, जी, बिल्कुल मामूली लोग जिसके नाम से भी लोग वाकिफ नहीं है, वो जीत रहे हैं। तो दलों का अपना एक क्रेडिबिलिटी होता है। और मैंने कहा ना कि अब जैसे उत्तराखंड की बातें हो रही हैं, जी, तो हार के अभी तो बहुत से कारण ढूंढे जाएंगे, जीत की भी समीक्षा होगी, लेकिन एक बात तय है कि जो भी मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड में, वो खतरे की घंटी आम आदमी पार्टी है। अगर डिलीवरी नहीं देंगे तो 5 साल बीतने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है, वो फिर आ जाएंगे। तो अब अगर आप प्रॉमिस करिए तो उसको निभाइए, इसका वक्त आ गया है। जात और हम लोग देखिए, हम लोग एनालिस्ट में एक बड़ी भारी गलती होती है जी, कि हम लोग जात के चश्मे से हर चीज देखना चाहते हैं। पंजाब में जैसे मैंने बताया, दलितों की संख्या सबसे अधिक, उसके बाद जाट सिख, सब और दोनों ही बड़े जाट चेहरे सिख हार रहे हैं नेता उनके। हार गए जी। और दलित चन्नी दोनों सीटों से हार गए। जी जी जी, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा? यही देखने की चीज है कि अब बहुत अच्छी बात है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक सुखद एहसास है। नहीं, बिल्कुल अंबिकानंद जी, ये एक बड़ी बात है जो आपने बात बोली है, बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा चलता दिख रहा है। निरंजन जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि विकास मायने नहीं रखते हैं, मायने जाति रखती है, मायने जो गुणा भाग है जातियों का वो रखता है, क्षेत्रवाद रखता है, कुछ इस तरीके की बातें बोली जा रही थी और इस तरीके की तस्वीरें भी आ रही थी, लेकिन जो जनमत आया है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो, पंजाब हो या यहाँ हो, क्योंकि पंजाब की बात इसलिए कर रहे हैं
कि विकास मॉडल पर लगातार केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का चुनाव लड़े और चाहे पंजाब का लड़े। ऐसे ही मोदी ने भी अब की बार विकास की बात की थी और सुरक्षा की बात यहां रखी गई है। क्या लगता है आपको कि जो अब जातिगत जो जिस तरीके की राजनीति होती थी कि इस जाति का है, फला क्षेत्र का है, ये सब अब नकारती दिख रही है जनता? देखिए संजय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे से पहले जो अंबिका राय जी कह रहे थे, मैं उनकी काफ़ी हद तक उनकी बातों से सहमत हूं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अब जो हमारे देश के अंदर जो एक जिसको कहते हैं चुनावी राजनीति जिस तरीके से जातियों के अंदर बटी हुई थी, कम से कम इस चीज का श्रेय आपको नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा कि ये इस मिथक को तोड़ते जा रहे हैं। चाहे कहीं पे भी चुनाव होते हैं, आप देखिए जातीय समीकरण सारे के सारे गड़बड़ा जाते हैं। आज की तारीख में लोगों को केवल विकास नहीं चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि भाई आपने केवल पुल बना दिए और फ्लाईओवर बना दिए, लेकिन आपका मान सम्मान कुछ भी नहीं है। वहाँ अपराध की व्यवस्था है, वहाँ पे कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती है। आज आदमी को यहाँ हिंदुस्तान का व्यक्ति आज ये चाहता है कि मेरा विकास और मान सम्मान के साथ मेरा विकास हो, मेरी महिलाओं को और खासकर इसके अंदर संजय जी एक चीज और बहुत बड़ी परिवर्तित हुई है, और वो क्या है कि अभी तक हमारे यहाँ आज तक 70 सालों के अंदर हमारे यहाँ जो आधी आबादी है या यूं कहें कि महिला शक्ति जो है वो पुरुषों के पीछे चलती थी। लेकिन पिछले 5, 7, 10 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि महिलाएं मुखर होकर के अपना वोट देती हैं, चाहे उनके घर वाले किसी को भी वोट दें, लेकिन वो कहती है कि हमें तो ये पसंद है, मैं तो फला पार्टी को वोट करूंगी। बिल्कुल निरंजन जी, लेकिन इस बार आप देखें महिला की बात हुई है तो क्योंकि कांग्रेस से एक बड़ा नारा इस बार आया था, मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरीके की थी। लेकिन जिस तरीके से उस नारे को नकारती जनता दिख रही है, उसे क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये तो एक बड़ा मुद्दा चला था और बहुत ज्यादा टिकट भी महिलाओं को दिए थे। देखिए संजय जी, ऐसा है, कांग्रेस की तो मैं ना ही बात करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस की बात करना समय व्यर्थ करने के बराबर है। क्योंकि देखिए कौन आदमी इतना मूर्ख है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को 40% आरक्षण दे दिया, पंजाब के अंदर नहीं दिया। उसी का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के अंदर इन्होंने कोई लड़की लड़ने के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड से सल्ट सीट से बीजेपी की जीत हुई है। जी हाँ, ये सीट भी बहुत चर्चा में थी। महेश जीना की जीत हुई है, वहां रणजीत रावत की हार हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी रणजीत रावत हार गए हैं। यहां लगातार ये कहा जा रहा था कि ये सीट भी बड़ी चर्चा में थी और लगातार रणजीत रावत और हरीश रावत का जो द्वंद्व था वो चलता दिख रहा था। लेकिन देखिए दोनों ही सीटों पर उधर रणजीत रावत भी चुनाव हार गए हैं और हरीश रावत भी चुनाव हार गए हैं। एक समय में दोनों बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ हुआ करते थे। जी निरंजन जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस तो देखिए जो इन्होंने घोषणाएं करी, जो लॉलीपॉप दिए, मोटरसाइकिल स्कूटी फ्री देंगे, हम ये करेंगे, भैया उसका 20%, 50%, 40% बाकी राज्यों में भी कुछ ना कुछ आप अनाउंस करते। लेकिन आपने वो उत्तर प्रदेश के अंदर 40% महिलाओं को टिकट देंगे, उत्तराखंड के अंदर वो नियम लागू नहीं है, तो कौन नहीं इस चीज को जानता। और इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको संजय जी, वास्तव में जानते हैं क्या है कि कांग्रेस ने जिस तरीके का एक वातावरण बना लिया, पहले ये अपने आप को हिंदू विरोधी बना रहे थे, मतलब एक ऐसा लोगों के मन में परसेप्शन तैयार कर दिया इन्होंने कि जय श्री राम बोलने वाला आदमी सांप्रदायिक है। और अब उसके बाद में अब ये जो पिछले 5-6 सालों से कांग्रेस की संस्कृति, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, करीब पिछले 5-6 सालों से कांग्रेस ने अपनी ऐसी संस्कृति का निर्माण कर लिया कि अब ये लोगों को ऐसे लगने लग गया कि भैया ये पता नहीं ये इस राष्ट्र के हैं भी कि नहीं है, क्योंकि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे उनके समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं। तोकीर रजा जो है, तोकीर रजा एक दिन बिगड़े बोलता है और दूसरे दिन उसको जाकर पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये बात तो अब खत्म हो गई, क्योंकि राम का नाम ये तो दिख ही रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मिला है उसमें सारी चीजें चली हैं और वो सारी चीजें बीजेपी के फेवर में दिख रही है। ज्ञानेंद्र जी, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रहा है और बीजेपी हर जगह जहां भी चुनाव लड़ी बड़े तरीके से चुनाव लड़ी, लेकिन उत्तराखंड को कहा जा रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत मजबूत वहां दिख रही थी।
लेकिन वही बात थी कि वहां एक बात ये कि मुख्यमंत्री ये ना बने और मैं ना बने, और टिकटों का बंटवारा उसे लेकर बहुत सारी वहां जो चीजें थी वो दिखती नजर आई, और उसी का शायद नतीजा ये रहा कि वहां पर आज बीजेपी वापसी करती दिख रही है। तो उस जो वापसी है उसके पीछे जो बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि यहाँ तो भ्रष्टाचार हो गया, यहाँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो सही नहीं है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, महंगाई, वो सब यानी कि सब नकार दिया जनता ने, एक तरफा सारी चीजें नकार दी, कांटे की टक्कर भी नहीं दिख रही है अब तो। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें, एक चीज़ तो मैं आपको जो स्थिति बता दूं कांग्रेस की, जैसे सल्ट का रिजल्ट अभी आपने बताया जी, तो ये रामनगर, सल्ट और लाल कुआं, ये तीनों सीटें अगर ये देखी जाएं तो ये कांग्रेस ने खुद गंवाई हैं, इसको भाजपा ने जीता नहीं है जी, ये तीनों सीटें खुद गंवाई हैं कांग्रेस ने। तो इस तरह से जो मतलब इनका भी सिलेक्शन था सीट्स में वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। और खैर मैं जो ये अभी परिणाम चल रहे हैं आपके, इसमें 2-3 सीटें मैं मान के चल रहा हूँ कि कांग्रेस अभी और गेन करेगी, क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी हैं कि जहां बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही है, और अभी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उनके एरिया के उनके एरिया के वोट अभी खुलने शुरू नहीं हुए हैं, तो ये सीटें शायद हो सकता है 3 या 4 और बढ़ जाएं। एक चीज मैं और संजय जी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा अपने उत्तराखंड से अलग कहना चाहूंगा। दोनों पैनलिस्ट को मैंने सुना पंजाब पे बोलते हुए, नीरज भाई उत्तराखंड के ही हैं, और मैं पंजाब का विश्लेषण करते हुए जितने आपने नाम लिए ना, ये सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी की एक सीट है, प्रकाश सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, मैं इन सब की हार पहले ही बता चुका था कि ये लोग इनमें से एक भी चेहरा नहीं जीतेगा जी। नीरज भाई मुझे पढ़ते भी आए हैं और मुझे चैनल में देखा भी है उन्होंने। देखिए, और एक आपको मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण पंजाब के संदर्भ में बता दूं, ये बात बाहर से देख के लगती है कि साहब अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए या मतलब शिक्षा का स्तर अच्छा कर दिया, इस वजह से पंजाब में वोट पड़ा है। नहीं, पंजाब में गुड गवर्नेंस एक फैक्टर के रूप में काम करा है, लेकिन वहां के लोगों ने एक उम्मीद में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, वो है नशे के खिलाफ। बिल्कुल, वो शुरू से उनका मुद्दा रहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अभी तक नशा, और एक बात और बता दूं, अगर अरविंद इस पे किसी भी तरह कंट्रोल करने में मतलब नहीं हुए तो पंजाब से फिर उनका सफाया होते भी देर नहीं लगेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वहां पर जो आम जो छोटा तबका भी है, किसान या जो दलित वर्ग का, जो निम्न आय वर्ग का भी है, उसको नहीं चाहिए सस्ता आपका फ्री का स्कूल, उसको नहीं चाहिए आपका फ्री का इलाज, उसको आपकी गुड गवर्नेंस से उतना मतलब नहीं होता है। उसको फ्री बिजली आप कितना दे देंगे? बिजली के रेट तो पंजाब में वैसे भी कम है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नशा। इसलिए अर्बन वोट भी उन्हें पड़ा है और ग्रामीण वोट भी पड़ा है। विक्रम सिंह मजीठिया, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, इन सबकी हार के मतलब समझिए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, मैं उत्तराखंड पे लौट के आता हूँ। उत्तराखंड में जो स्थिति हुई है, एक और बड़ी खबर आ रही है ज्ञानेंद्र जी, आपको रो रहा हूं, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। जो हम कह रहे थे अभी कि वो बहुत पीछे चल रहे हैं, फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे वो, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव हारे। देखिए, लगातार उनके बयान बड़े कड़वे थे और वो कह रहे थे कि अब की बार हम दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। देखिए, खुद ही चुनाव हार गए, बड़ी खबर है ज्ञानेंद्र जी। अब उत्तराखंड पे आइए, अगर आप पिछले साल भर के अंदर कांग्रेस का देखेंगे तो ग्राउंड पे वास्तव में कांग्रेस पार्टी उतरी है, उसने ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम किया है, हर मुद्दे को, हर इशू को उठाया है। लेकिन हमेशा एक समस्या से जो कांग्रेस आज तक मार खाती आई है कि कांग्रेस में नेता तो बहुत हैं, कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। और होता क्या रहा है आज तक कि जिसको टिकट दे दिया उसकी अपनी लॉबी उसके फेवर में काम करने लगती है, वही उसके कार्यकर्ता होते हैं, वही उसका सब कुछ होता है। बेसिकली वो प्रत्याशी के कार्यकर्ता होते हैं, ना कि वो मतलब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। ये फर्क है। तो जब सीटें बदली जाती हैं, इधर से उधर डिशफलिंग होती है, और उधर दूसरी तरफ भाजपा का जो है, पन्ना प्रमुख हो, उसके ऊपर बूथ प्रमुख हो, ये सब जो स्थितियां हैं उनकी, ये इतना मजबूत नेटवर्क बन के काम करता है कि उसके आगे कांग्रेस नहीं टिक पाई। हालांकि कांग्रेस के हारने का और कोई कारण इस समय समझ में नहीं आता है, सिर्फ ये समझ में आता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट में कमी की वजह से कांग्रेस हारी है, और वरना कांग्रेस के हार। एक और उत्तर प्रदेश से, देवबंद से बीजेपी की जीत हुई है,
जी हाँ, ब्रजेश सिंह वहां पर थे, ब्रजेश ने जीत दर्ज की है, ब्रजेश वहां से चुनाव जीत गए, पिछली बार भी वो चुनाव जीते थे, देवबंद सीट को लेकर भी सबकी नजरें थी, दूसरी बार ब्रजेश वहां से चुनाव में जीते हैं, ये बड़ी खबर है। अगर हम प्रेम जी देखें, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बात तो यहां तय लगती है कि विकास करना पड़ेगा, आपको जो बात है वो विकास की करनी पड़ेगी, और एक उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है ये भी चलता दिख रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था के ऊपर जो बात लगातार हो रही थी उस तरीके के परिणाम भी आ रहे हैं। तो परिणाम भी ऐसे वैसे नहीं है। जो अंबिकानंद साहे ने भी बोला कि जो जातिगत राजनीति होती थी, और ये ऐसी नहीं है कि अब की बार आप चाहे गोवा देखें, चाहे वो पंजाब देखें, चाहे वो आप यहां पर देखें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो जातीय समीकरण भिड़ाए जाते थे बिल्कुल ध्वस्त दिख रहे हैं। कहा जा रहा था कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज है, इस बात को भी लगातार कहा जा रहा था, लेकिन आप देखिए कि रिजल्ट तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए संजय जी, इस चुनाव परिणाम को इस रूप में बताना कि जाति व्यवस्था को साध लिया गया है या खत्म हो गई है, ऐसा कतई नहीं है। ये है कि एक राजनीतिक पार्टी विभिन्न जातियों को साधने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करती है, और जो सफल हो जाती है वो जीतती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो भारतीय जनता पार्टी 325 से कहां पर पहुंची है वो भी देखिए, घटी है, बढ़ी तो नहीं है ना। वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है, ये हम कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत। एक और बड़ी बात है कि पिछले इतने वर्षों के बाद कोई दूसरी बार इस तरीके से पूर्ण बहुमत में, और बहुमत भी बड़ा बहुमत कहेंगे इसे, वापस आ रहा है, यह भी एक आकलन करना होगा। ये आकलन है, लेकिन इस आकलन के आधार पे हम कुछ भी तो नहीं कह सकते ना कि अब जातियां खत्म हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, कहें चल नहीं रही है, कहें या कुछ भी कह दे कि कांग्रेस पर बात ही करना बेकार है। अगर इस तरह से कहने लगे इस बहुमत की आड़ में, तब तो कुछ भी कह दीजिए। अब बात यह देखिए, अन्ना आंदोलन हुआ इस देश में, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी जगह बनाई, लेकिन पूरे देश में जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। आज प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, तो इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, जो ये फिगर आपको दिख रहा है। और जब निरंजन पोद्दार जी बोलते हैं कि कांग्रेस लड़ती हूं लड़ सकती हूं का नारा बाकी प्रदेशों में कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, तो वास्तव में महिला के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, जो प्रियंका गांधी ने आवाज बुलंद की है, उसको ही वो इंडोर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि यही तो इस पहल का महत्व है कि इस नारे को कांग्रेस के भीतर भी प्रियंका को लड़ना है कि हमें अपने दूसरे प्रदेशों में संगठन में लागू करना है। और इस बात को जब निरंजन पोद्दार जी बोलते हैं तो प्रियंका गांधी की वो बात इंडोर्स होती है। पर प्रेम भाई, आखिर प्रियंका गांधी को, प्रेम भाई, आखिर प्रियंका गांधी को जो इतना बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, उसे कांग्रेस में किससे लड़ना है कि जो वहां पूछना पड़ रहा है? ये तो है, महिलाओं के लिए बात करना पड़े तो पुरुषवादी समाज में लड़ना पड़ता है। इस रियलिटी को स्वीकारिए, बड़ा चेहरा से नहीं चलता। आज कांग्रेस सत्ता में थी तब भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाला बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि गठबंधन के दल उस समय विरोध कर रहे थे, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, सब लोग साथ में थे। ये तो पुरुषवादी समाज है, महिलाओं के लिए बोलना, कुछ बात लागू करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ प्रियंका गांधी को अपने संगठन में भी लड़ना है, उसके बाहर भी लड़ना है, फेल्योर भी होना है और सक्सेस भी होना है, समय की बात है। नहीं, बिल्कुल प्रेम जी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रियंका ने जमीनी स्तर पर संगठन तो खड़ा कर दिया, लेकिन जो स्थितियां, जिस तरीके की बातें आ रही थी कि वहां भी टिकटों को लेकर बहुत बड़ा विवाद था, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, उत्तराखंड नहीं, उसके अलावा पंजाब के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस अपनों से ही लड़ रही थी। बिल्कुल, जो ये कारण है, और कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को जो इस तरीके से हारती है उसको ये देखना पड़ेगा। और कांग्रेस को चूंकि एक बुके में हार मिल रही है, इसलिए उसको ज्यादा देखने की जरूरत है कि कहीं संगठनात्मक कमजोरी, संगठन का नेता कुछ बोल रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ बोल रहा है, वो ये स्थिति होती है, कहीं सैद्धांतिक कमजोरी आ जाती है, कहीं गठबंधन नहीं होता है, बहुत सारे कारण हैं।
जिस वजह से कांग्रेस की ये बुके में हार हुई है। नहीं बिल्कुल नीरज भाई ये बहुत बड़ी बात प्रेम जी ने बोली है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना होगा। देखिए पूरे अगर हम बात करें विपक्ष भी भारी भरकम विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां धीरे धीरे कर विपक्ष जो है कमजोर हो रहा है। उसके अपने कारण हो सकते हैं। अगर हम देखें उत्तराखंड में, क्योंकि आपने उत्तराखंड बहुत अच्छे से देखा है, उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना कांग्रेस को मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान दे गया है। और उसके अलावा जो बात अभी कह रहे हैं, देखिए अगर प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता को जो वास्तव में संघर्ष करती दिख रही थी, उससे कांग्रेस में ही संघर्ष करना पड़ रहा है और वहां वो समझा भी नहीं पा रहे हैं कि चेहरा घोषित कर दिया जाए। उत्तराखंड में राहुल जी बोल नहीं पा रहे हैं, चन्नी जी अमरिंदर जी को नहीं समझा पा रहे हैं, सिद्धू जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आखिर कहां तक पार पाएंगे। अगर इतने बड़े दिग्गज पार्टी के राष्ट्रीय नेता उसे नहीं कवर कर पा रहे हैं तो कौन करेगा। और जो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। नीरज जी उत्तराखंड को लेकर। हाँ गोस्वामी जी, देखिए 3-4 बातें हैं। एक, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो राज्य बनने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी अंतर्कलह, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें लगातार चलती रही है पिछले 21 वर्षों से, 22 वर्षों से। वो चाहे सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो। तो एक झगड़ा उनका जो है, जो कहते हैं कि दिल से झगड़ा खत्म होना चाहिए, वो झगड़ा उनका खत्म नहीं हो पाया। और हाईकमान ने भी कभी, मुझे लगता है कि बहुत सीरियस होकर, बहुत गंभीर होकर उत्तराखंड की तरफ देखा नहीं ताकि इस मसले को खत्म किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस का अच्छा खासा वजूद था, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। लेकिन उस तरीके से हाईकमान ने, आला कमान ने यहाँ इंटरेस्ट नहीं लिया, नंबर 1 बात को। नंबर 2 बात, आपने चेहरा डिक्लेयर करने की बात कही। इस पर कई बार हम लोगों ने केंद्र की जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी सवाल करा, और यहाँ पर जो चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के जो अपना अध्यक्ष हरीश रावत है, उनसे भी सवाल करा। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का आला कमान है, जो चेहरा प्रोजेक्ट ना करने के पीछे भी एक अंदरूनी झगड़ा और अंतर्कलह जो चल रही थी, अलग से अलग गुटबाजी। आपने देखा कि 17 में सिर्फ 11 लोग जीत के आए और ये 11 भी आपस में विपक्ष में एक नहीं थे, वो भी बटे हुए थे आपस में। तो ये तो ऑपोजिशन में रहते हुए इनकी हालत थी। तो मुझे लगता है कहीं केंद्रीय आला कमान जो है इस चीज से बचता रहा कि बिना चेहरे की इतनी लड़ाई है, अगर चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि पंजाब में उन्होंने निर्णय ले लिया और चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन वहां भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो बड़ा कारण ये हो गया। लेकिन यहाँ 2-3 बातें। नीरज भाई एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पुरोला सीट से बीजेपी की जीत हुई है। पुरोला से कांग्रेस प्रत्याशी मालचंद को हराया बीजेपी ने। धनोल्टी से भी बीजेपी की जीत हुई है। देखिए बड़ी खबर है, पुरोला और धनोल्टी से जो पहले निर्दलीय प्रत्याशी थे प्रीतम सिंह, वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और एक और खबर, विकासनगर से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। मुन्ना सिंह चौहान भी जीत गए हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि वो सीट पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन तीनों सीट पुरोला बीजेपी जीत गई है। और नीरज भाई बहुत जो बात शुरू से कही जा रही थी कि विकास, जिस बात को सभी लोगों ने कहा कि विकास जरूरी है, विकास पर चुनाव जरूरी है, तो उत्तराखंड में कौन सा मुद्दा ऐसा गया आपकी नजर में कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखा? देखिए एक बात पे मैं अपनी पहले की पुरानी बात पे, जो पुरानी मेरी बात है उस पे मैं आज भी कायम हूँ कि ये बात ठीक है कि जो यहाँ मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह के मुद्दे, किसानों का मुद्दा और आवारा पशुओं का मुद्दा, राजनीतिक अस्थिरता, ये सब मुद्दे यहाँ पर थे। और यही बड़ा कारण था, ये एंटी इनकम्बेंसी बन के सरकार के विरुद्ध खड़ा हो रहा था। लेकिन वोटिंग आते आते जब लोगों ने वोट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब मुद्दों को, उन सब दुश्वारियों को, अपनी परेशानियों को लोगों ने दरकिनार करके कहीं ना कहीं जो एक बीजेपी के एक एजेंडे में हिंदुत्व की बात रहती है, एक राष्ट्रवाद की बात रहती है, क्योंकि ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ सैनिकों की तादाद बहुत बड़ी बात है। और तीसरा ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो लगातार इस प्रदेश के साथ जुड़ाव रहा है, चाहे वो बद्रीनाथ जी की बात कहें या केदारनाथ जी की बात कहें, या फिर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत यहाँ पर ऑल वेदर रोड का या रेलवे परियोजना पर, या जो फिर फ्री राशन वितरण की बात है, या किसानों के खाते में पैसे आने की बात है, तमाम उज्ज्वला की बात है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जो उसका जो फायदा लोगों को मिल रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 2-3 फैक्टर जो हैं वो काम कर गए और उसी के आधार पर लोगों ने केंद्रीय योजनाओं का फायदा जो मिला वो वास्तव में चलता दिख रहा है।
और मोदी जी जी। नरेंद्र मोदी जी का जो अपनी लोकप्रियता का जो पैमाना है, कहीं उन सब चीजों को देखते हुए लोगों ने अपनी इन परेशानियों को दरकिनार करते हुए उन मुद्दों को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में देखिए वोट किया। बिल्कुल। और ये अब की बार ये हुआ है कि उत्तराखंड में भी चेहरा कोई नहीं था। उत्तराखंड में जो चेहरा था जिस पर वोट पड़ा वो मोदी के नाम पर वोट पड़ा। ये उत्तराखंड के लोग लगातार कहते रहे कि हम वो जो वोट दे रहे हैं वो मोदी को वोट दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना समय